आपने इस ग्रुप को कैसे इकट्ठा किया है? आई एम वेरी क्यूरियस बिकॉज सब लोगों के चेहरे पे स्माइल है। सब लोग ब्राइट दिख रहे हैं। ऐसा किसी को नहीं लग रहा है कि किसी का ब्रेकफास्ट मिस हो गया है, किसी की नींद पूरी नहीं हुई है। सब लोग खुश लग रहे हैं। सबसे प्यारी स्माइल आपकी भी है, इनमें दिल से आ रही है। आज आप सभी ने भूपेंद्र सर के लिए, मतलब अपने आप के लिए, भूपेंद्र के लिए तो भूपेंद्र ने जिस प्रकार से आपको इकट्ठा किया है, आपने उनके लिए और अपने आप के लिए जो समय चुना है, निकाला है, उसके लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहती हूँ। मैं मेरी पहली ऑडिशन के लिए जब गई थी तो मुझे किसी ने बोला था कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो मैंने कहा कि यहाँ ऑडिशन के लिए कुछ लड़कियों को चुना गया था तो मुझे भी बुलाया। तो उन्होंने कहा वो तो मुझे पता है, लेकिन खुद की शक्ल देखिए, कितनी काली हो तुम। काली लड़कियां अच्छी नहीं लगती स्क्रीन पे। बहुत सारी लड़कियां आलसी है। उनको एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए या ऐसा पति चाहिए जिसके पास अच्छी नौकरी हो, जिसके पास घर हो, जिसको अश्योरेंस हो कि उसको इंक्रीमेंट्स मिलने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल के जब हो जाते हैं लड़के तो उन पे प्रेशर रहता है कि अब पढ़ाई खत्म होने को है बॉस, बस हो गया, मस्ती मजाक कमा लो, फैमिली को सपोर्ट करो। सोनाली मैम, कैसे हैं आप एंड हाउ आर थिंग्स? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को गुड मॉर्निंग। मुझे बड़ा अचरज हो रहा है कि इतनी एनर्जी के साथ आपने इस ग्रुप को कैसे इकट्ठा किया है। आई एम वेरी क्यूरियस बिकॉज सब लोगों के चेहरे पे स्माइल है। सब लोग ब्राइट दिख रहे हैं। ऐसा किसी को नहीं लग रहा है कि किसी का ब्रेकफास्ट मिस हो गया है, किसी की नींद पूरी नहीं हुई है। सब लोग खुश लग रहे हैं। सबसे प्यारी स्माइल आपकी भी है, इनमें दिल से आ रही है एंड रियली। सो मैम, मैं आपसे छोटे छोटे कुछ सवाल पूछूंगा। सो सबसे पहले तो आपके घर के बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि हम लोग जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, टीवी पे ही देखते हैं, वी डोंट नो अबाउट देयर बैकग्राउंड एंड हाउ दे लिव इन देयर फैमिली। आपके पापा आपको क्या कहते हैं, मम्मी क्या कहती है, कितना डांटते हैं, कितना नहीं डांटते हैं? जवाब से पहले मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूँगी भूपेंद्र सर को, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दौर में हम रह रहे हैं बहुत मुश्किल है एक दूसरे को मिल पाना, एक दूसरे के लिए समय निकालना। दोस्त भी कभी फ़ोन करते हैं तो हम कहते हैं कि अरे यार अगले हफ्ते मिल लेंगे। कोई स्कूल फ्रेंड्स का गैदरिंग होता है तो हम कहते हैं कि नहीं मेरा कुछ टास्क है ऑफिस में, मेरे पास टाइम नहीं है। आज आप सभी ने भूपेंद्र सर के लिए, मतलब अपने आप के लिए, भूपेंद्र के लिए इतने यंग आपके लीडर हैं, उनको सर बुला के मैं बहुत सीनियर नहीं बनाना, मतलब वो अपने एक्सपीरियंस से सीनियर है, उम्र से सीनियर नहीं बनाना चाहती। वो यंग है, वो कूल है, तो उनको कूल ही रखते हैं। BSR सर हैं वो उनकी टीम के। तो भूपेंद्र ने जिस प्रकार से आपको इकट्ठा किया है, आपने उनके लिए और अपने आप के लिए जो समय चुना है, निकाला है, उसके लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहती हूँ। एंड आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ वेरी लकी, क्योंकि जो भी इंसान अपने आप के लिए चंद मोमेंट्स स्पेयर कर सकता है वो डेफिनेटली दुनिया के लिए काफ़ी सारे घंटे, काफ़ी सारा समय दे सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑन बीइंग हियर टुडे। क्या बात है। तो बात करते हैं मेरी फैमिली के बारे में। आई एम फ्रॉम पुणे ओरिजिनली, लेकिन अब मैं मुंबई में सेटल हो गई हूँ। पिछले 20 साल से मैं मुंबई में हूँ, शायद ज़्यादा। लेकिन स्कूलिंग और कॉलेज के लिए मैं पूना में थी। मेरी फैमिली अभी भी पूना में है। मेरे पापा मैकेनिकल इंजीनियर हैं और माँ बहुत अच्छी माँ हैं और बहुत एबल हाउसवाइफ थी, अभी भी हैं। और उन्होंने हमारे फैमिली का जो भी जर्नी रहा उसके लिए इतनी इनोवेटिव आइडियाज़ लेके वो आई थी पापा को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि अगर ज़िंदगी में किसी को ईमानदारी का ऑस्कर अवार्ड देना है तो वो मैं मेरे पापा को दूंगी। मेरे घर में किसी को भी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना कि थिएटर के बारे में पता था। लेकिन एक बात पता थी मेरे आई बाबा को कि जिस पे हम भरोसा रखते हैं उस आदमी को पूरा भरोसा करना चाहिए। उसमें नहीं हिचकिचाहट होनी चाहिए, हमारे मन में डरना नहीं चाहिए। डर क्यों चाहिए? हमारे अंदर डर ही नहीं चाहिए।
जब हम ट्रस्ट करते हैं किसी को भी, तो वो जो इंसान होता है वो आपका हाथ नहीं छोड़ता, आपको डूबने नहीं देता। आप सहारा मांगोगे, आप गाइडेंस मांगोगे, तो आपको ज़रूर मिल जाती है दुनिया में कहीं ना कहीं, जैसे आज आप सभी को मिल रही है। तो शुरुआत ऐसे छोटे से शहर से हुई थी, जब पुणे इतना मॉडर्न, इतना हाईटेक नहीं था। इट वाज अ सिंपल सिटी कॉल्ड पुणे। वाओ पुणे ने तो मुझे भी बहुत कुछ दिया है मैम, तो ग्रेट। सोनाली मैम, वी नो यू फ्रॉम टीवी, बट जो ग्लैमरस फेस टीवी पे रहता है उसके पीछे की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहती है। बिकॉज मैं ये फील्ड में हूँ, मैं स्टेज पे रहता हूँ, लेकिन ये स्टेज सजाने के लिए हमने आज 4 महीने से भयंकर मेहनत की है। इनफैक्ट कल भी मैं रात को 12:30 बजे सोया, 3:30 बजे वापस उठ गया। पिछले 5 दिनों से 3-3 घंटे की नींद हो रही है। तो इस तरह की एक भयंकर स्ट्रगल रहती है हमारे इस फील्ड में, तो आपके में तो उससे भी कई गुना ज़्यादा रहती होगी, क्योंकि क्यों एकदम से आपको कोई इस लेवल पे पहुंचाएगा। सो व्हाट हैज़ बीन योर स्ट्रगल स्टोरी? स्ट्रगल बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और स्ट्रगल शुरू हुई थी अपनों से, क्योंकि आसपास कुछ लोग थे। मैं मेरी पहली ऑडिशन के लिए जब गई थी, तो मुझे किसी ने बोला था कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो मैंने कहा कि यहाँ ऑडिशन के लिए कुछ लड़कियों को चुना गया था, तो मुझे भी बुलाए। तो उन्होंने कहा वो तो मुझे पता है, लेकिन खुद की शक्ल देखिए, कितनी काली हो तुम, काली लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती स्क्रीन पे। और मुझे लगा था जैसे सीता मैया ने आवाहन किया था ना कि धरती माता तू मुझे गोद में ले ले, लपेट ले मुझे तू। तो मुझे इतनी शर्म आई थी अपने आप पे कि मैं किस आत्मविश्वास से यहाँ आई हूँ। सभी ने सुना होगा गिरीश कर्नाड जी का नाम, शिकागो में पढ़ाते थे, फिल्म इंस्टीट्यूट के हेड थे, और इंडिया के बहुत नामचीन प्ले राइट हैं। तो वो जैसे नीचे आए सीढ़ियों से, तो मुझे लगा बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्यों मैं इतनी भाग्यशाली क्यों हूँ कि मुझे 11वीं कक्षा में गिरीश कर्नाड सर को देखने का मौका मिल रहा है, और फिर आके और आज हमें आपको देखने का मौका मिल रहा है फेस टू फेस। दैट्स सो ब्यूटीफुल मैम। तो वहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन गिरीश अंकल ने जिस प्रकार से मुझसे बात की, सबसे बात की, और उन्होंने बोला क्या कर रहे हो आप, नाम बताइए। तो मैंने कहा मैं एक नाटक कर रही हूँ। तो खानोलकर नाम के एक कवि है मराठी में, तो उनका एक नाटक मैं कर रही थी। तो गिरीश अंकल ने बोला अच्छा मैं भी उनका नाटक कर रहा हूँ। और उस कॉन्वर्सेशन में इतनी सादगी थी और इतनी सच्चाई थी कि मैंने सपने में भी ये नहीं सोचा कि आगे जाके मुझे इनकी फिल्म का लीड रोल मिलेगा। लेकिन एक एक स्टेप में आगे जाती चली आई, और फिर मेरा इंटरव्यू के बाद ऑडिशन के लिए सिलेक्शन हुआ, फिर फ़ोटोशूट के लिए सिलेक्शन हुआ। और जब उन्होंने पूछा था, तो आज भी मुझे याद है, गिरीश अंकल ने, मेरी चाची के घर में फ़ोन था, हमारे घर में फ़ोन नहीं था, फ़ोन आया तो उन्होंने पूछा कि सोनाली हम चाहते हैं कि तुम हमारी फिल्म में लीड रोल करो, वुड यू लाइक इट? हु विल आस्क दिस क्वेश्चन? पीपल विल से कि सुनो बेटा मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें लॉन्च कर रहा हूँ। लेकिन गिरीश अंकल ने पूछा था वुड यू लाइक इट, और मैंने, अभी तो पागल लगती हूँ लेकिन भोलेपन में मैंने उनको बोला था कि नहीं गिरीश अंकल मेरी मिड टर्म एग्जाम है उस वक्त। तो उन्होंने बोला था अच्छा क्या मैं तुम्हारे प्रिंसिपल को खत लिख सकता हूँ, शायद वो तुम्हें परमिशन दे। तो मैंने कहा हाँ फिर बात बन जाएगी। मुझे इतना बुरा लगता है कि तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मैंने ना उसकी जेरोक्स कॉपी निकाली है ना वो फोटो है मेरे पास उस खत, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल थे बाचल सर, उनके लिए गिरीश अंकल ने खत लिखा था, बाचल सर ने जवाब दिया था और मुझे परमिशन मिली थी कॉलेज से और मेरी जर्नी शुरू हो गई। वाह दोस्तों देखिए हर बिगिनिंग कितनी हम्बल होती है और एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ वेरी बिग ड्रीम। और मैम के पास एक ड्रीम आ गया था कि मुझे एक्टिंग में जाना है। आप में से कोई भी कुछ पूछना चाहे मैम से तो है ना? नमस्ते। एक तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, आपकी वाणी और उसका जो प्रवाह है बहुत ही अच्छा है। आपने कहा संगीत में रस था, हम कहते हैं रुचि थी, आपने कहा रस था। सवाल मेरा आपसे ये है कि जीवन में संघर्ष हर व्यक्ति के होता है, आपके जीवन में संघर्ष आया होगा, कोई ऐसा सूत्र जिससे आप उसको ओवरकम करके यहाँ तक पहुँचे? कितना अच्छा सवाल है। मैं दीपक जी ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। मुझे लगता है कि हम सीखते हैं, सूत्र को खोजना भी हमारा एक काम होता है। तो मैंने जिनका जिक्र किया पंडित सत्यदेव दुबे जी, जो मैं उनको सिर्फ मेरे टीचर नहीं मानती हूँ, वो मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड थे, वो मेरे लाइफ कोच आज भी हैं।
तो एक बार वो लंदन गए थे 6 महीने के लिए और मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल मच गई और मैं राह देख रही थी कि दुबे जी कब वापस आएंगे और कब मैं उनसे मिलूं। मैं खत भी लिखती थी कोई लंदन अगर जा रहा है तो। लेकिन जिस दिन हम मिले 6-7 महीने के बाद, तो मैं बेकरार थी कि अब मैं जाके दुबे जी को बताऊं, और उनको भी पता चल गया था कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ था। जैसे उन्होंने मुझे देखा तो ऐसी बात थी कि कब ये बलून फूटेगा और मेरा बोलना और रोना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कैसी हो सोनाली, और मेरे जवाब से पहले ही उन्होंने बताया कि तुम्हें पता है ना, मुझे रोने वाली हीरोइंस अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छा हुआ है तुम्हारी ज़िंदगी में तो बताओ। तो क्या मेरे मन में एक अलग स्क्रिप्ट थी, तो दुबे जी आएंगे तो मैं जी भर के रोऊंगी और उनको बताऊंगी देखिए दुनिया मेरे साथ क्या अन्याय कर रही है। अब वो स्क्रिप्ट ही खारिज हो गई। अब मैं क्या बताऊं, मैं मतलब उनको लगता कि अरे बेचारी छोटी हमारी बेटी कितनी रो रही है, वो मुझे मतलब बताते कि रोना मत बेटा, होता है ज़िंदगी में, हमें आगे। ऐसा कोई उपदेश नहीं मिला, ना कोई गाइडेंस वाली लाइन आई, एक सीधा ऑर्डर आया कि रोने वाली हीरोइंस अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छा है तो बताओ। अब मेरे दिमाग में इधर उधर दौड़ने लगी कि क्या क्या अच्छा हुआ था, और जब मैं बताने लगी तो मुझे लगा कुछ एटलीस्ट 15 चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो एक हार्ट ब्रेक को लेके मैं कितना उनको बोर करूं, तो दूसरों को बोर करने के लिए तो मेरा जन्म नहीं हुआ है। करना है तो मुझे एंटरटेन करना है। अगर कोई मुझसे मिलने के बाद उनके चेहरे पे स्माइल आती है तो मज़ा है ना। इफ़ दे फील कि अरे पुअर थिंग यार, सो मेनी ट्रबल्स इन हर लाइफ, हाउ कैन आई हेल्प हर, पुअर सोल, this is such a irritating feeling. Why should I be poor? I'm born rich. I'm an enriched person. So true. तो ये मैंने अब तय कर लिया है कि मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे सेट पे मुझे लगता है मेरे पास धन क्या है, तो मेरे कुछ बहुत सच्चे दोस्त हैं। मेरी टीम को मैं मेरी फैमिली मानती हूँ। मेरे सबसे करीब जो भी हैं वो मेरी टीम है। ऑफ कोर्स मेरी फैमिली भी है। तो चुनिंदा लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं, उनको अगर मैं खुश कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ आने से पहले बैक एंड पे इतने सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठी थी, मुझे मुंबई से निकल के यहाँ आना था, मेरी बेटी स्कूल जाने वाली थी, मेरे हस्बैंड मुझे कोऑपरेट करते हैं, मेरी घर पे जो टीम है, मेरे असिस्टेंट ड्राइवर, मेरी हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट, मेरी टीम, ये सब लोग इतना एक साथ मेहनत करते हैं ताकि मैं अच्छे मूड के साथ टाइम पे कहीं पहुंच जाऊं। तो आई एम आंसरेबल टू देम, आई ओ देम देयर स्माइल्स एंड आई ओ यू योर स्माइल्स। हाँ मैडम, मैं पुरुषोत्तम दादलानी उज्जैन से हूँ। उज्जैन का आपने नाम सुना होगा, महाकालेश्वर मंदिर का। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे कि देखो आज आपको पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है। आप कैसे पहुँचे उस लेवल तक ये सिर्फ आपको पता है, कितना स्ट्रगल किया, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस लेवल पर आप पहुँचे, कम से कम हमारा शहर जाने, हमको प्रदेश जाने, हम वो चीज़ चाहते हैं जैसे सर हमको गाइडेंस देते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा यहाँ पहली बार आना हुआ है और मुझे विश्वास है कि हम काफ़ी ऊंचे जाएंगे। लेकिन सिर्फ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे पहुँचे हो, किस लेवल तक पहुँचे हो, आपने इतना स्ट्रगल किया, हमारे लिए आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें और किस तरीके से कैसा करें कि हम उस पहुँच तो आप जानना चाहते हो कि प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस है, आप कैसे स्ट्रगल किया, हमको आपके लिए हमारे लिए क्या है कहना चाहेंगे आप कि आप ये काम करो, इस तरीके से करो तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। मुझे लगता है कि सवाल का आधा जवाब तो आप ही ने दिया है, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हो। आपने भूपेंद्र सर को चुना है क्योंकि भूपेंद्र आपको गाइड करने वाले हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट यू नो, जब तक आपको पता नहीं होता है कि आप किन तक पहुँच सकते हो, आप ढूंढते रहते हो। दोस्त बोलता है कि यार कल बात करेंगे, हम मेरे घर पे मेहमान आए हैं। बीवी से बात करने जाओ, वो बोलती है अच्छा खाना आप बना लो, आपकी बातें मैं सुन लेती हूँ।
या तो उसे भी ऑफिस जाना होता है, वो बोलती होगी कि मुझे ऑफिस जाना है, आप क्या कहानी बता रहे हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने अपने आप के लिए समय निकाल के ये चूज़ किया है कि आपके पास एक गाइडिंग सोर्स है, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे जितना तक समझ में आया है इस कोर्स में, आप अपनी विजन ढूंढने वाले हो, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है, और ऐसे नहीं होता, मुझे एक दिन अचानक ऐसा नहीं लगा था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है और मैं छा जाऊंगी, ऐसा मुझे आज भी नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आज का दिन अच्छा हो, सच्चाई के साथ में ये दिन का सामना कर पाऊँ, खुशी के साथ कर पाऊँ, तभी मुझे चंद घंटों की नींद आएगी, मेरी मेहनत सफल रहे। तो अगर मेहनत करने की इच्छा है, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हमारी मेहनत दुनिया को दिखे, लेकिन आपके सवाल का एक अलग सा जवाब मैं देती हूँ। मेरी पहली फिल्म का शूटिंग हो रहा था, मैंने गिरीश कर्नाड जी का नाम लिया, तो मैं बहुत नई थी, मुझे इंडस्ट्री वर्ड भी पता नहीं था। आज सबको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री होती है। वो कौन सी फिल्म थी मैम? उस फिल्म का नाम था चेलुवी, वो यूट्यूब पे है। अच्छा। वो एक चेलुवी नाम की लड़की की कहानी है, मेरी कहानी है, जो लड़की फूलों वाला पेड़ बन सकती है। बहुत प्यारी कहानी है। उस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था तब। तो ना केरल में शूट हो रही थी और हमारे सेट पे काफ़ी जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर्स आए थे विथ अपॉइंटमेंट। वो जो जर्नलिस्ट आए थे, मैं बड़ी एक्साइट हो गई थी और मुझे लगा, बहुत ग्लैमरस फील हो रहा था मुझे कि कोई मेरी फ़ोटो ले रहा है। तो मैंने जाके गिरीश अंकल से पूछा, गिरीश अंकल वो जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि इंटरव्यू देना है, उनको फ़ोटो चाहिए। तो ही सेड ऑफ कोर्स वी हैव गिवन देम अपॉइंटमेंट फॉर लंच टाइम। तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मुझे लग रहा था वो बेचारे वेट कर रहे हैं, हम कोई सीन शूट भी कर रहे थे। तो मैंने और 2 बारी पूछा। उसके बाद गिरीश अंकल ने जो जवाब दिया मुझे आज तक याद है। उन्होंने बोला था, सोनाली वो लोग रुकेंगे, उन्हें हमने लंच ब्रेक मतलब 1:30 बजे की अपॉइंटमेंट दी है, अभी बस 12 बजे हैं, तुम अपने काम पे ध्यान दो, प्रसिद्धि जिसे कहते हैं वो तुम्हारे पीछे आएगी, यू विल बिकम फेमस। तो मतलब आप उज्जैन से हैं, इतने भाग्यशाली शहर से हैं आप, तो हम हमारा काम अगर ईमानदारी से करते हैं और हम काम करने के वक्त अगर खुश हैं, हम आनंद फैला पा रहे हैं, तो हमें फेमस हो, हमारे काम को फेमस होना है। हम कौन होते हैं फेमस होने वाले? हमारा काम तो फेमस होने वाला ही है, क्योंकि उसकी क्वालिटी तो टिके रहेगी ना, उसके लिए हम फोकस कर रहे हैं। ट्रू, वाओ, सच अ लवली वन। एक सवाल मैम पूछ लेता हूँ मैम, हाँ बाकी लोग भी आप लोग पूछ सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे ये जब आप एक्टिंग कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, और उस समय आपको बार बार किसी रोल से दूसरे रोल में जाना होता है, और फिर आपको लगता होगा कई बार कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया, और फिर वो डायरेक्टर बोल देता कट। सो हाउ डू यू फील एट दैट टाइम? नंबर 1। नंबर 2, ये एक सीन को परफेक्ट करने के लिए कितना ज़्यादा वर्क करती है बॉलीवुड इंडस्ट्री, क्योंकि इतना परफेक्शनिस्ट कैसे होते हैं ये लोग, किस लेवल पे ये काम? क्योंकि हम लोग तो मैं पर्सनली, अगर मुझे अमोल जी कहते हैं सर ये वाली लाइन ठीक नहीं रही, वापस से बोलेंगे, थोड़ा मुझे इरिटेशन हो जाता, मैंने 10 मिनट बोला, वापस से बुलवा रहे हो। तो हाउ डू यू गेट दैट पेशेंस? ये इतने कट्स, इतने रील्स, इतनी बड़ी टीम कैसे फंक्शन करती है? वी आर नॉट फ्रॉम बॉलीवुड, सो वी आर जस्ट क्यूरियस टू नो दिस। बट दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भूपेंद्र, थैंक यू फॉर आस्किंग। क्योंकि जब हम फिल्म देखते हैं ना, आपने पठान देखी? नो। अच्छा, बहुत डर डर के जवाब आ रहा है, दैट्स ओके, आई लीव दैट टू यू। मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आई। तो खैर, लेकिन जब हम फिल्म देखते हैं तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू से कि अच्छी लगी या बुरी लगी। ट्रू। लेकिन ये जो सवाल आपने पूछा कि इसे बनाने में इतने सारे रीटेक्स होते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक निर्देशक होता है। मैंने आज तक मेरी करियर में, मतलब एक्टिंग लाइफ में, ये सीखा है कि आई एम अ वेरी सेंसिटिव एक्टर। गुड बैड दर्शकों के ऊपर है, क्रिटिक्स के ऊपर है, मेरे निर्देशकों के ऊपर है, लेकिन मैं खुद अपने आप को सेंसिटिव मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि मेरे डायरेक्टर मुझे क्या बता रहे हैं।
मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे देश में आज भी 90% महिलाएं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए कुछ संदेश दें कि सभी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और कुछ ना कुछ तो करें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बेकार ना करें। मतलब मैं दिल्ली से हूँ, मंजू शर्मा। मंजू, थैंक यू फॉर सच अ ब्रेक थ्रू सवाल। क्योंकि क्या है पता है, जो सवाल आपने पूछा है उसका मुझे मतलब कभी कभी ना ऐसे लगता है कि ये सवाल पूछा जाए ताकि हम इस विषय पे बात कर पाएं। महिलाओं के आरक्षण के लिए, महिलाओं के जो हक होते हैं उनके लिए हम इतने सतर्क हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक थॉट है जो आप बाद में भी सोच सकते हो। भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी है। उनको एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए या ऐसा पति चाहिए जिसके पास अच्छी नौकरी हो, जिसके पास घर हो, जिसको अश्योरेंस हो कि उसको इंक्रीमेंट्स मिलने वाले हैं। लेकिन उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह पाए कि मैं क्या करूँगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। आई वॉन्ट तालियां ऑन दिस। मैं आप सभी को अपील करना चाहती हूँ, प्लीज़ बैठिए मंजू। आप सभी को आह्वान करना चाहती हूँ कि आप आपके घर में ऐसी लड़कियाँ, ऐसी स्त्री निर्माण कीजिए जो एबल हैं, जो अपने आप के लिए कमा पाएँ, जो कह पाएँ कि हाँ हमें घर में नया फ्रिज लेना है ना, आधे पैसे तुम दो आधे पैसे मैं दूंगी। मैं झगड़े नहीं कह रही हूँ, कि झगड़ा करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसमें इतनी काबिलियत हो। क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, मेरी एक दूर की दोस्त है, मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी, लेकिन वो लड़का ढूंढ रही थी शादी के लिए। उसने मुझे कहा कि 50,000 के नीचे तो नौकरी चाहिए ही नहीं, और अच्छा होगा कि वो अलग रहता होगा, किसको चाहिए सास ससुर की झंझट, और उसके पास 4 व्हीलर तो होनी ही चाहिए। मैंने कहा तुम कोई मॉल में आई हो, तुम्हें एक इंसान चाहिए कि कोई ऑफर्स चाहिए? इट इज़ सो ह्यूमिलिएटिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल के जब हो जाते हैं लड़के, तो उन पे प्रेशर रहता है, मर्द बॉयज़, तो उन पे प्रेशर रहता है कि अब पढ़ाई ख़त्म होने को है बॉस, बस हो गया, मस्ती मजाक, कमा लो, फैमिली को सपोर्ट करो। और आई फील लाइक क्राइंग फॉर माई ब्रदर्स। माई हस्बैंड गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम द कैंपस इंटरव्यू when he was all of 20 and he has started earning. Why? जबकि लड़कियां 25 साल 27 साल की हो जाए तब तक सोचती रहती है और बॉयफ्रेंड पे प्रेशर डालती रहती है कि सॉरी इंडिया में नहीं चाहिए हनीमून, हनीमून तो होगा तो फॉरेन में होगा। और अब तो पूछो ही मत, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं, प्री वेडिंग शूट्स हैं, रील्स हैं, उसका सारा खर्चा वो बॉयफ्रेंड या होने वाला हस्बैंड ही उठाएगा। क्यों? अगर आपको ये सब ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए तो आप क्या कमाओगी? आपको भी खुद को आप पढ़ो, आप नौकरी ढूंढो, आप जाओ 4 ऑफिसेस में, पूछो कि क्या मुझे काम मिल सकता है। ये नहीं होता। और लड़कियां ये बोलती है कि तुमने मेरी तरफ ऐसे क्यों देखा। ये थोड़े ना हक होता है। आपको अप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए। आपको किसी ने आपको अच्छा बोला तो आप HR को रिपोर्ट करोगे, पता है उन्होंने कहा कि ऐसे कपड़े क्यों पहने। अरे बात तो सुन लो, इतनी क्यों एज पे रहती हो? मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रही हूँ, नॉट ऑल द वुमेन आर लाइक दैट, बट दिस अग्रेशन, दिस डिमांडिंग नेचर इज ग्रोइंग क्वाइट अ लॉट, wherein I feel that we have to just look at the situation with a certain amount of humbleness and equality, that you also owe something to the family. Bills भरना सिर्फ आपके हस्बैंड का काम नहीं है। आप बोलो ना कभी कि तुम छोड़ो यार, अगले 6 महीने तुम्हें छुट्टी है, देखो क्या स्माइल मिलती है। और मुझे I feel really proud to say that I really care for all the men in my life, be it anyone. I care for them because the amount of trust
वी एक्सचेंज। मुझे लगता है कि सिर्फ खाना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना। मैं कभी कभी जब एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ अपनी इमोशन को तो कुछ बना लेती हूँ। मैं एक बहुत 4-5 मेरी फेवरेट डिशेस है वो बना लेती हूँ और वो मैं दे देती हूँ। मुझे लगता है वो मेरी तरफ से सबसे बड़ा प्यार होता है। लेकिन खाना बनाने से आगे और भी चीज़ें होती है जो आप अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को ऑफ़र कर सकती हैं। तो मुझे लगता है आज ज़रूरत है उन सारे महिलाओं की जो ये कह पाएँ कि परसेंटेज हमें आरक्षण में इतना मिला है, वो अलग बात है, वो सरकार की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अपने तरफ से निभा रही है। कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी होती है एंड वी डेफिनेटली नीड टू अंडरस्टैंड दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बेयर देम। वेल डन। सो द लास्ट क्वेश्चन मैम, एक मंत्रा जो हम सब के लिए बहुत अच्छा हो जाए, आपकी लाइफ का कौन सा मंत्र है जो आपको हर जगह पे पॉजिटिव रखता है, हैप्पी रखता है, एक्साइटेड रखता है? मुझे ना कभी कभी थोड़ा सा शाय लगता है क्योंकि जब भी फ़ोटो के लिए लोग रेडी हो जाते हैं मैं कभी फॉर्मल स्माइल नहीं दे सकती हूँ। चाहे वो परिवार के साथ की फ़ोटो हो, किसी फ़ैन के साथ हो, मैं बहुत अच्छे से हंसती हूँ। तो जब दिन ख़त्म होता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरी एक छोटी सी डायरी है जिसमें मैं मेरे काम लिखती हूँ। मुझे वो टास्क, छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लोगों को टाइम पे पैसे देना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उनका काम जब ठीक लगेगा ना तब मैं उनका बिल चुका दूंगी, नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है 1 से 5 तारीख जो होती है हर महीने की, वो मेरे लिए बहुत बहुत हैप्पीएस्ट पीरियड होता है क्योंकि टाइम पे पैसे देना इज़ अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू। Thank you for being with me. Thank you for choosing me as my companion. तो मुझे मैं नहीं कहूँगी कि खर्च करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे टाइम पे किसी के काम को थैंक यू बोलना बहुत अच्छा लगता है। और हर दिन सोने से पहले अगर मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड का नाम नचिकेत है, बेटी का नाम कावेरी है, कि नचिकेत और कावेरी ने कितना अच्छा दिन बिताया आज का। कावेरी आके मुझे बताती है कि पता है वो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया आई, वो मुझे बताती है। मैं मेरे टीम से बात करती हूँ और बोलती हूँ कि चलो फिर मिलते हैं कल 10 बजे या जो भी है, फ्राइडे को 12 बजे। ये जब हम बोलते हैं, बाय बोलते हैं, और मैं खुद के पास जब आती हूँ तो अपने आप के पास आने में एक छोटी सी खुशी होती है कि कितने लोगों को मैं थैंक यू बोल पाई। और वो जो छोटी सी ग्रैटिट्यूड होती है ना कि मैं मेरी लाइफ में एक छोटी सी लीडर हूँ, आप सभी लीडर हो, आप कितने सारे लोगों को साथ लेके चल रहे हो। और लीडर को तभी अच्छा लगता है जब अपनी टीम खुश हो। तो मेरी टीम अपने घर चली जाती है या अपने बेड पे चली जाती है, उनको जब नींद आती है तो मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छे सपने आते हैं हर रोज। दैट्स ऑल माई मंत्रा इज। लेवल 1000 होना चाहिए, ये एनर्जी वाला होना चाहिए, पूरा भरा हुआ, इतना क्लियर आपको सब कुछ, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत टाइम के साथ। जब मैं बोलूं 1 2 3 तो आपको पता है क्या करना है। 1 2 3 यू रॉक।